हेलो, मैं डॉक्टर पूनम सरभाई, एसोसिएट प्रोफेसर दयानंद महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय कानपुर। आज हम एमएड का पेपर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का मीनिंग, उसकी विशेषताएं, उसका स्वरूप और मानव जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 3 शब्दों से मिलकर बना है। इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हम लोग अलग अलग चर्चा करेंगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना। ये सूचना क्या है? सूचना हमारे आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान और समझ प्राप्त करने का आधार होती है। अतः व्यक्ति को इन सूचनाओं को प्राप्त करने, उनको संग्रह करने और आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग करने का ज्ञान होना चाहिए। सूचना एक ज्ञान है, आसपास के वातावरण का ज्ञान, उसकी समझ। सूचना को अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। इंफॉर्मेशन को हिंदी में हम सूचना के अतिरिक्त जानकारी, अर्थ बताना, समाचार एवं ज्ञान आदि शब्दों से इसका अर्थ लिया जाता है। सामान्य रूप से सूचना एक व्यापक संप्रत्यय है जो कि अपने अंतर्गत विभिन्न प्रकार के ज्ञान को समावेशित करता है। विद्वानों ने सूचना को कुछ परिभाषाओं में परिभाषित किया है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले हैं प्रोफेसर एस.के. दुबे। इन्होंने कहा है, सूचना का आशय उस विस्तृत ज्ञान और उसकी व्यवस्था से है जो मानव कल्याण के लिए प्रत्येक विषय पर, प्रत्येक व्यक्ति के लिए और प्रत्येक स्थान पर उपलब्ध होती है। दुबे जी कह रहे हैं कि सूचना है, ज्ञान है, लेकिन वो ज्ञान मानव कल्याण के लिए होना चाहिए और सबके लिए उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा आता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सूचना का मीनिंग, अर्थ लिखा है कि सूचना का अर्थ सूचित करना, बताई गई बात, ज्ञान की अनेक वस्तुएं, समाचार इत्यादि से है। इन्होंने वही वाली बात कही है कि ज्ञान, जानकारी, ये सब सूचना कहलाती है। प्रोफेसर शेरा के अनुसार जब जानने वाले और जानकार के बीच अंतःक्रिया होती है तो सूचना की उत्पत्ति होती है। इन्होंने अंतःक्रिया को भी सूचना में स्थान दिया। श्री R.K. शर्मा, इन्होंने कहा है, सूचना का आशय उस उपयोगी ज्ञान से है जो संपूर्ण मानव समाज के लिए विकास का मार्ग प्रशस्त कर सके। तो श्री R.K. शर्मा ने भी सूचना का आशय यही बताया कि ज्ञान उपयोगी होना चाहिए और मानव समाज के कल्याण के लिए वो आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सूचना का अर्थ हम लोगों ने मीनिंग परिभाषाओं के हिसाब से पढ़ा और इसके आधार पर हम यही कह सकते हैं कि सूचना एक ज्ञान है और मानव कल्याण के लिए उसका उपयोग होना चाहिए। अब आता है सूचनाओं का स्वरूप क्या है। सूचनाएं, इसको अलग अलग नेचर या उसका स्वरूप कह सकते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं, अलग अलग तरह की सूचनाएं होती हैं। इंफॉर्मेशन अलग अलग तरह की हैं, जिसमें पहला है आकारात्मक फॉर्म। सूचनाओं का आकारात्मक फॉर्म, जिसके अंतर्गत सूचना का स्वरूप उसके आकार पर निर्भर करता है। सूचना का आकार छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है और इसके अलावा उनको कम भी, छोटा किया जा सकता है और ज़्यादा भी किया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है और अधिक शब्दों में भी उसको व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा आता है गुणात्मक स्वरूप, उसका गुणात्मक फॉर्म। इसमें सूचना का स्वरूप उसके गुण पर निर्भर करता है। सूचना अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है, सही हो सकती है, गलत हो सकती है। उसका सही और गलत प्रभाव श्रोताओं पर
पढ़ सकता है और श्रोताओं की प्रक्रिया भी अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है। तीसरा फॉर्म है परिमाणात्मक स्वरूप। परिमाणात्मक यानी कि सूचना का परिमाण। सूचना सपाट है, आंकड़ेदार है, उसकी में चित्रों के द्वारा उसका वर्णन किया गया है, उसको अच्छे से समझाया गया है, रेखा चित्र के माध्यम से समझाया गया है, यानी कि उसको कितने अच्छे से समझाया गया है, कितना स्पष्ट किया गया है, वो इसके अंतर्गत आती है। फिर आता है इसका विषयात्मक स्वरूप। स्वरूप का विषय, सूचना का विषय क्या है, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है, वो कहाँ से उनका उत्पन्न हुई है, इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी जाती है। वो सरकारी भी हो सकती हैं और व्यक्तिगत भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार की विज्ञप्तियाँ, जैसे सरकारी विज्ञप्तियाँ हैं, विज्ञापन है, यानी कि उसका विषय क्या है, इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाती है। अगला है अवधारणात्मक स्वरूप। इसमें किसी विशेष अवधारणा से संबंधित सूचना होती है, जैसे कि आर्थिक जगत, विज्ञान जगत, शिक्षा जगत, खेल जगत, खेलकूद जगत, ये सब इसके अवधारणात्मक स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि सूचनाओं का स्वरूप पर विचार करा जाए तो सूचनाएं विश्वसनीय होनी चाहिए, वैध होनी चाहिए और वैज्ञानिक होनी चाहिए। जैसे कुछ सूचनाएं पूर्ण वैध और विश्वसनीय होती हैं, जिसके आधार पर व्यवस्था का संचालन किया जाता है। जैसे ट्रेन सिस्टम है, रेलवे सिस्टम में वहाँ का रिजर्वेशन, आने जाने का समय ट्रेन का, इसके अलावा प्लेन का टिकट करवाना है, रिजर्वेशन करवाना है, ये सब बीमा, इंश्योरेंस सिस्टम, बैंक सिस्टम, स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं, ये सारी सूचनाएं विश्वसनीय होती हैं और वैध होती हैं, और इसके आधार पे हम उसको सत्य मानकर आगे की क्रिया जो संचालन है, व्यवस्था का संचालन इसके आधार पर किया जाता है। इसके अलावा कुछ सूचनाएं ऐसी होती हैं जो आंशिक रूप से सत्य होती हैं और कभी कभी वो फेल भी हो जाती हैं वो सूचनाएं, जैसे मौसम विभाग से संबंधित, खगोल विद्या से संबंधित। मौसम विभाग अक्सर भविष्यवाणी करता है मौसम के बारे में, लेकिन वो कभी कभी सही नहीं हो पाती। ऐसी खगोल विद्या यानी कि ज़मीन के अंदर का विज्ञान जो है वो भी अक्सर गलत सिद्ध हो जाता है और उसके आधार पे हम विश्वसनीय और वैध जानकारी उपलब्ध नहीं करा पाते हैं। लेकिन जो विश्वसनीय जानकारी है उसके आधार पर ही हमारी संपूर्ण व्यवस्था का, उसकी नीतियों का निर्धारण होता है और क्रियान्वयन होता है। तो सूचना की विश्वसनीयता और वैधता उसकी प्रगति पर निर्भर करती है। उसकी प्रगति अगर विश्वसनीय होगी, वैध होगी, तो वो ज़्यादा अच्छी सूचना मानी जाएगी। इसके बाद हम करते हैं सूचनाओं की विशेषताओं की बात। सूचना की विशेषताएं कि सूचना में कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं या होनी चाहिए। पहला है, सूचना अपने में विश्वसनीय होनी चाहिए। विश्वसनीय, जैसे हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि सूचना विश्वसनीय होगा, उसका स्रोत विश्वसनीय होगा, तो वो सूचना अच्छी होनी चाहिए और काम की होनी चाहिए। अगला है, सूचना अपने आप में परिपूर्ण होनी चाहिए। परिपूर्ण, आधी अधूरी सूचना का कोई मायने नहीं होता, वो सही नहीं होती है और उससे हम जानकारी, ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, सूचना यथासंभव परिशुद्ध होनी चाहिए, यानी कि सही होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, उसमें गलतियां नहीं होनी चाहिए, जो कहा गया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी सूचना हमारे काम की होगी। नेक्स्ट है, सूचना उचित समय पर उपलब्ध होनी चाहिए।
अगर सही समय पर सूचना उपलब्ध नहीं होगी तो वो हमारे किसी भी काम की नहीं होगी। जैसे खगोल विज्ञान में हमने कहा कि सूचना कभी कभी गलत हो जाती है। कभी कभी मौसम विभाग अलर्ट जारी करता है तेज वर्षा की, तूफान की। अगर वो सही है तब तो वो हमारे काम का है, वरना काम का नहीं है। ऐसी यदि विभाग भूकंप की, अर्थक्वेक की या फिर किसी और चीज़ की जानकारी देता है पहले से, वो सही होगी, पहले से उपलब्ध होगी, समय पर उपलब्ध हो जाएगी, तो हम बच सकते हैं और सही जगह पे बच के अपने जान और माल का नुकसान से बचा जा सकता है इससे। अगली विशेषता है सूचना की, सूचना समस्या परिस्थिति के संबंध में होनी चाहिए। सूचना जो होती है वो परिस्थिति के संबंध में होनी चाहिए, जिसके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं। नेक्स्ट है सूचना क्रिया आधारित होनी चाहिए, यानी कि थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए, सैद्धांतिक नहीं होनी चाहिए, वरन व्यवहारिक होनी चाहिए और उसका सही उपयोग हम आगे कर सकें, इस प्रकार की सूचना होनी चाहिए। अगला है सूचना उचित रूप से संग्रहित होनी चाहिए। संग्रहित यानी कि सूचना जो हमें दी जा रही है उसका अच्छी तरह से प्रिजर्वेशन किया जाए, अच्छी तरह से उसको देखा जाए और वो एक जगह पे संग्रहित हो, जिससे आगे अगर हमें आवश्यकता पड़े तो हम उसका उपयोग कर सकें। नेक्स्ट है सूचना अर्थपूर्ण होनी चाहिए। अर्थपूर्ण यानी कि उसका कुछ मीनिंग निकल रहा हो। यदि उसका मीनिंग नहीं है, किसी काम की नहीं है, तो हम उसका कोई भी लाभ नहीं ले पाएंगे और वो बेकार चली जाएगी सूचना। नेक्स्ट है सूचना प्रासंगिक होना चाहिए, रिलेवेंट होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। जहाँ पर हमें उससे ज़रूरत है वहाँ पर वो काम आनी चाहिए। इसके अलावा सूचना वैध होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, यानी कि हम उसको बार बार उसका परिणाम देख सकें और सही प्रकार से उसका उपयोग करें, इस प्रकार की सूचना होनी चाहिए। अब हम आते हैं सूचना के बाद हम लोग समझ गए कि सूचना क्या होती है, सूचना की विशेषताएं क्या हैं, सूचना का स्वरूप क्या है। अब आते हैं इसका दूसरा संप्रेषण तकनीकी। संप्रेषण, सूचना के बाद इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इंफॉर्मेशन का मीनिंग हम लोग समझ गए हैं। अब आता है संप्रेषण। संप्रेषण क्या है, जिसके बारे में हम पूर्व के एक वीडियो में बहुत अच्छे से संप्रेषण के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। उसकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, उसका अर्थ क्या है, विशेषताएं क्या हैं और सारी चीज़ें उसके मॉडल के माध्यम से हम लोग उसको अच्छे से समझ चुके हैं। फिर भी हम लोग आज संक्षेप में संप्रेषण का अर्थ ले लेते हैं। संप्रेषण का अर्थ है विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान। जब हम अपने विचारों और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक पहुंचाते हैं तब उसे हम सूचना कहते हैं, तब हम उसे संप्रेषण कहते हैं। यानी कि सूचना जिसके बारे में हम लोग पढ़ा वो सूचना बेकार है जब तक कि हम उसको दूसरे स्थान पर या जगह पर संप्रेषित नहीं कर सकते, संप्रेषण नहीं दे सकते, कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। संप्रेषण एक द्विमार्गी प्रक्रिया है जिसमें एक तरफ सूचना देने वाला होता है और दूसरी तरफ सूचना ग्रहण करने वाला होता है। यानी कि आपस में विचार विनिमय करने की प्रक्रिया को हम संप्रेषण के नाम से जानते हैं। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना और दूसरों की बात को सुनना, दूसरों की अपनी बात, अपनी ज्ञान, अपनी अभिव्यक्तियों, संवेदनाओं, सूचनाओं, ज्ञान आदि को दूसरे तक पहुंचाना और दूसरों की बात को सुनना ही संप्रेषण के अंतर्गत आता है। इसके अलावा आप जानना चाह रहे हैं तो संप्रेषण के बारे में तो अलग से एक वीडियो है जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे से संप्रेषण के बारे में बताया जा चुका है। अब आता है तकनीकी ये तीसरा इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के बाद आता है हम तकनीकी क्या है, टेक्नोलॉजी। तकनीकी का अर्थ है
विज्ञान के सिद्धांतों का अनुप्रयोग, यानी कि विज्ञान के साधन उसका हम जब दैनिक जीवन में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयोग करते हैं तो उसे हम तकनीकी के नाम से जानते हैं, टेक्नोलॉजी के नाम से जानते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं कि एक सिलाई की मशीन है। सिलाई की मशीन विज्ञान की देन है, वो सिद्धांत है, वो रखा हुआ एक केवल औजार है, मशीन है। जब तक कि हम उसका उपयोग दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नहीं करते, जब हम उस सिलाई की मशीन से फ्रॉक्स सिलते हैं, उसमें शर्ट सिलते हैं, पैंट सिलते हैं, तब हम उसे अपनी और उस पैंट और शर्ट का उपयोग हम जब दैनिक जीवन में करते हैं तो उसे हम तकनीकी के नाम से जानते हैं। खाली सिलाई की मशीन और उसको ऐसे ही चला देना तकनीकी नहीं होता। तकनीकी कब होता है? जब हम विज्ञान के साधनों का प्रयोग अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं, यानी कि सिद्धांत को जब हम व्यवहारिक रूप देते हैं तब हम उसे तकनीकी के नाम से जानते हैं। ऑफिस महोदय ने कहा है कि तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है, यानी कि विज्ञान तब तक विज्ञान है, तब तक वो सिद्धांत है जब तक कि उसका कला में प्रयोग नहीं किया जाता, और कला में प्रयोग ही तकनीकी कहलाता है। हम कह सकते हैं तकनीकी का अर्थ विज्ञान के ज्ञान को दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रयोग करना है। वैज्ञानिक ज्ञान के व्यवहारिक रूप से तकनीकी कहते हैं। इस प्रकार दैनिक जीवन में व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग ही तकनीकी है। इस प्रकार हम जान गए हैं कि सूचना क्या है, संप्रेषण क्या है और तकनीकी क्या है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्निकी। अब इन तीनों को हम मिक्स करके देखें तो सूचना और संप्रेषण तकनीकी का क्या अर्थ है। प्राचीन काल में क्या होता था? सूचना, जैसा हमने बताया, अपने आसपास के वातावरण के बारे में ज्ञान है, समझ है। प्राचीन काल में ये सूचना एक सामान्य शब्द था जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के संदेशों से लिया जाता था। ये सूचनाएं व्यक्ति के मस्तिष्क में केंद्रित रहती थी। मौखिक रूप से ही वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। इसके उपरांत क्या हुआ? कागज़ और स्याही आया, उसके बाद प्रिंटिंग मशीन आई, टाइपिंग आई, फिर प्रिंटिंग मशीन आया, और उसके बाद मीडिया आया, माध्यम आया। और आज का युग क्रांति का युग कहलाया जाता है। ज्ञान किसी भी राष्ट्र की शक्ति होता है और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इस बढ़ते हुए ज्ञान या सूचना को तुरंत पहुंचाने के लिए और उसका उपयोग करने के लिए हम नवीन तकनीकी का प्रयोग करते हैं, उसकी आवश्यकता पड़ती है हमें। और ये सूचनाएं ICT यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहलाती है। जो ज्ञान हम पहले, जो सूचना हम शब्दों के माध्यम से आदान प्रदान करते थे, वो अब किस किस माध्यम से आगे बढ़ती है, वो हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ाते हैं। वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे डिजिटल वीडियो कैमरा है, हमारे पास कंप्यूटर है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, मोबाइल है, फोटोस्टेट मशीन है, प्रोजेक्टर है, डिजिटल लाइब्रेरी है, ईमेल है, इंटरनेट है, वर्ल्ड वाइड वेब है, वीडियो टेक्स्ट हैं। यानी कि अनेक अनेक साधन जो विज्ञान के साधन हैं, उनका प्रयोग जब हम सूचना का आदान प्रदान करने में करते हैं तो वो सूचना संप्रेषण तकनीकी के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि सूचना क्या है, तकनीकी क्या है और कम्युनिकेशन क्या है। सूचना, कम्युनिकेशन एंड तकनीकी क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि ICT
इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के क्या क्या लाभ हैं, उसका महत्व क्या है। जैसा हम देख रहे हैं कि आज बिना ICT के हम कोई कल्पना ही नहीं कर सकते, किसी भी क्षेत्र की कोई भी कल्पना नहीं कर सकते। आधुनिक समय में सूचना और संप्रेषण तकनीकी ने हमारे दैनिक जीवन के विभिन्न पक्ष नहीं बल्कि समस्त पक्षों को अपने घेरे में ले लिया है और उसके बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। वो चाहे क्षेत्र शिक्षा का हो, व्यापार का हो, बैंकिंग का हो, चिकित्सा का हो, कोई भी क्षेत्र हो, हर कोई ICT से प्रभावित है, उससे लाभान्वित है। इसने हमारे सोचने का ढंग, प्रेषित करने के तरीके, अधिकांश चीज़ों को प्रभावित किया है। सूचना और संप्रेषण के कुछ लाभों को, उसके उपयोग का हम कुछ वर्णन करते हैं पॉइंट्स में लेके। पहला है शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाना। ICT ने, क्योंकि हम M.Ed कर रहे हैं आप लोग, और हम शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा देखेंगे कि ICT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है। तो पहला है शिक्षण प्रक्रिया को वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ बनाना। विज्ञान क्या है? क्रमबद्ध ज्ञान है, ऐसा ज्ञान जिसको हम बार बार प्रयोग करें और परिणाम वही आए और उसको चेक किया जा सके। तो शैक्षिक तकनीकी के माध्यम से हम शिक्षा को वस्तुनिष्ठ बना सकते हैं, वैज्ञानिक बना सकते हैं। सेकंड है शिक्षण प्रक्रिया सरल, स्पष्ट, रुचिकर और प्रभावशाली होती है। जैसे कोई भी चीज़ पढ़ते पढ़ते यदि हम टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, क्लास में आमतौर पे क्या होता है कि लेक्चर के माध्यम से पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन लेक्चर के साथ साथ यदि ऑडियो विजुअल का प्रयोग करने लगें तो हम उस पाठ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि रात और दिन का होना। अगर हम बच्चे को ऐसे ही बताएंगे कि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है और जिस तरफ सूर्य की रोशनी होती है वहाँ पर दिन होता है और दूसरी तरफ रात होती है, तो बच्चे की समझ में शायद अच्छे से ना आ पाए। उसी को अगर हम सही ढंग से एक ग्लोब की मदद से लेके, ग्लोब और एक टॉर्च या पृथ्वी को टॉर्च कर लें और ग्लोब को पृथ्वी कर दें, पृथ्वी को टॉर्च को सूरज कर दें और ग्लोब को पृथ्वी कर दें और उसको चारों तरफ घुमाना शुरू करें, तो हम एग्जाम्पल देके बता सकते हैं कि इस तरफ दिन है जहाँ सूरज की रोशनी पड़ रही है, टॉर्च की रोशनी पड़ रही है, और पीछे की तरफ रात होगी। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल ले सकते हैं, यह भूकंप का आना, कैसे भूकंप आता है, ग्रहण कैसे लगता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ किस प्रकार से चक्कर लगाती है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ कैसे चक्कर लगाता है। ये एक हमने ज्योग्राफी का एग्जाम्पल देकर आपको स्पष्ट करने की कोशिश करी है। इससे क्या होता है, पाठ सरल हो जाता है, स्पष्ट हो जाता है, बच्चे उसमें रुचि लेने लगते हैं और शिक्षण बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। नेक्स्ट है स्थायी ज्ञान, क्योंकि हमें पता है कि कम्युनिकेशन में, सूचनाओं के आदान प्रदान में हम जितनी अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करेंगे, सीखना उतना ही अधिक प्रभावशाली रहेगा। क्योंकि हम जब ऑडियो विजुअल एड्स का या तकनीकी का प्रयोग करते हैं तो एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करने लगते हैं। हम उसे देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। तो वो देखा, सुना और समझा हुआ ज्ञान बहुत ही स्थायी होता है और वो हमेशा दिमाग में अंकित रहता है। नेक्स्ट आता है प्रभावशाली शिक्षण हेतु नई नई विधियों का विकास। शिक्षण में पुरातन विधि है, भाषण है, व्याख्यान है, बहुत सारी विधियां हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। प्रश्नोत्तर है, प्रोजेक्ट मेथड है, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के ज्ञान से बहुत अधिक
नई नई तकनीकों का विकास कर सकते हैं, चाहे माइक्रो टीचिंग है, अभिक्रमित अनुदेशन, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है और बहुत प्रोजेक्ट मेथड है। बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनका प्रयोग हम तकनीकी के माध्यम से शिक्षा जगत में कर सकते हैं और शिक्षण को प्रभावशाली बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है शिक्षण प्रक्रिया में समय, धन और श्रम की बचत होती है। तकनीकी के माध्यम से समय, धन और श्रम तीनों की बचत संभव है। एक हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि यदि हम कोचिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, पहले कोचिंग में 50 या 60 या किसी क्लासरूम में 50-60 बच्चों से अधिक हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते, लेकिन आज हज़ारों बच्चों को एक साथ तकनीकी के माध्यम से बहुत अच्छे से पढ़ा सकते हैं। उस तकनीकी में चाहे माइक हो, वाइट बोर्ड हो, सीसी कैमरे हो, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हो, कोई भी बहुत सारी तकनीकी का प्रयोग करके हम हज़ारों छात्रों को एक साथ ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, जिससे शिक्षक का समय और श्रम और बच्चों का धन सब चीज़ें बचत होती हैं, तीनों चीज़ों की बचत होती है। नेक्स्ट आता है स्वतंत्र अध्ययन हेतु अधिकतम अवसर मिलते हैं। स्वतंत्र अध्ययन चाहे वो शिक्षक हो या छात्र हो, दोनों सेल्फ स्टडी के लिए तकनीकी का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। पहले केवल बुक के माध्यम से सेल्फ स्टडी होती थी, आज तकनीकी का इतना अधिक प्रयोग सेल्फ स्टडी में किया जा रहा है कि कोई बच्चा तो क्लास में जाना पसंद ही नहीं करता। आज यूट्यूब है, गूगल है, कोई भी चीज़ डालिए वो सीधे आपका डायरेक्ट सामने खुल जाता है मेल पर और आप उससे अच्छे से पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके बड़े बड़े संस्थानों में जो लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, उनकी सीडी पड़ी रहती है और वो वहाँ से इशू करा के अच्छे से उसको दोबारा से पढ़ सकते हैं और सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। छात्र एवं शिक्षकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति। तकनीकी के माध्यम से छात्र और शिक्षकों की कुछ व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं जिनकी पूर्ति संभव है। वह अपनी आवश्यकता अनुसार ज्ञान को बढ़ा सकते हैं और सेल्फ स्टडी कर सकते हैं और आगे पढ़ सकते हैं क्लास में, क्योंकि एक प्रकार का ज्ञान दिया जाता है। बच्चे अगर चाहें तो उसमें बहुत अच्छे से आगे बढ़कर आगे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान का संचय, प्रसार और विकास। संचय यानी कि प्रिजर्व करना, प्रसार यानी कि ट्रांसफ़र करना और विकास करना या एडवांसमेंट ये न्यू टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। पहले किताबों के माध्यम से ही किसी चीज़ को प्रिजर्व किया जा सकता था, आज उसको हज़ारों तरीके हैं, तकनीकी है जिसके माध्यम से हम संचय कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसका विकास कर सकते हैं। अगला आता है दूरस्थ शिक्षा को प्रभावशाली बनाना। दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन जिसको हम नाम से था कि दूर बैठे हुए शिक्षा प्राप्त करना। जो बच्चे क्लास में स्कूलों में जाके शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते, वो करस्पॉन्डेंस कोर्स के माध्यम से, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करते थे। पहले ये ज्ञान डिस्टेंस एजुकेशन का जो सामग्री थी वो पत्राचार के माध्यम से, करस्पॉन्डेंस के माध्यम से बच्चों को प्राप्त होती थी। पहले बच्चे फॉर्म भरते थे, भेजते थे, उसके बाद वापस आते थे और वापस पत्रों के माध्यम से भेजते थे। फिर उसके बाद कोर्स भेजा जाता था, बच्चे पढ़ते थे, बच्चे एग्ज़ाम के लिए आगे बढ़ते थे और वो इस प्रकार से पत्रों के माध्यम से डिस्टेंस एजुकेशन की आवश्यकता पूर्ण होती थी, डिस्टेंस एजुकेशन दी जाती थी। लेकिन आज ये काम केवल और केवल तकनीकी के माध्यम से बहुत ही अधिक प्रभावशाली हो गया है। सारे काम ऑनलाइन हो गए हैं, चाहे वो फॉर्म भरना हो, उनका कोर्स मटेरियल भेजना हो या एग्ज़ाम की डेट देना हो, कोई भी चीज़ है वो आसानी से वो तकनीकी के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। उच्च शिक्षा के स्तर जैसे कि मेडिकल कॉलेज है,
इंजीनियरिंग कॉलेज है या जो भी कॉलेज हैं, वो पहले क्लास में ही एक्सपेरिमेंट करके और बच्चों को ज्ञान प्रदान करते थे। आज कोई दुर्लभ ऑपरेशन होना है, कोई नई सामग्री का विकास हुआ है, कोई इंजीनियरिंग की कोई नई मशीनरी आई है या कुछ बनाना सिखाया जाना है, ऑपरेशन सिखाना है, वो ऑनलाइन एक जगह पे वो ऑपरेशन हो रहा है, वो मशीनरी बन रही है और वो पूरे जहाँ चाहें बच्चे उसको बैठकर देखकर और आसानी से उसको सीख सकते हैं, जिससे उच्च शिक्षा का स्तर बहुत बहुत ऊंचा बढ़ा है। नेक्स्ट आता है व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को लाभ। व्यक्तिगत यानी कि प्राइवेट स्टूडेंट जो कि स्कूल जाने में असमर्थ हैं लेकिन एग्ज़ाम दे सकते हैं स्कूलों में जाके और महाविद्यालयों में जाके, विश्वविद्यालय में जाकर। तो इसके लिए वो लेकिन फॉर्म भरने के लिए उनको यूनिवर्सिटी जाना होता था पहले। इसके अलावा एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, सारा कोर्स इकट्ठा करना, ये सब उनके लिए पहले बहुत ही कठिन हुआ करता था। आज वो घर बैठे बैठे अपना फॉर्म भर सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं, कोर्स इकट्ठा कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लास सुन सकते हैं, बड़े बड़े विद्वान जो हैं उनके लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और जब समय मिले तब पढ़ सकते हैं और नौकरी के साथ साथ, काम काज के साथ साथ वो परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं और अगली क्लास में प्रवेश पा सकते हैं। अधिक से अधिक छात्रों तक सूचनाएं शीघ्रता से पहुंचना। तकनीकी के माध्यम से कोई भी सूचना हो, कोई भी इंफॉर्मेशन हो, कोई भी ज्ञान हो, मिनटों में क्या सेकंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाता है। फिर अगला आता है छात्रों की उत्सुकता को जागृत कर उन्हें जिज्ञासु बनाना। हर बच्चे में कोई ना कोई जिज्ञासा रहती है, उत्सुकता रहती है, लेकिन वो कभी कभी अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाता। उस जिज्ञासा को शांत करने में तकनीकी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। अगला है अमूर्त विचारों को मूर्त रूप देना। अमूर्त विचार कौन से होते हैं? जो केवल सुने हुए हैं लेकिन वो उनको एक आकार नहीं मिल पा रहा है। जैसे दिन और रात का, जैसे हमने एग्जाम्पल अभी बताया था कि दिन और रात कैसे होता है, ग्रहण कैसे पड़ता है। अगर हम उसको एग्जाम्पल के माध्यम से या उसको ऑडियो विजुअल एड्स के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से उसको अच्छे से समझेंगे तो जो वो अमूर्त हमारे दिमाग में रूप है, विचार हैं, वो मूर्त रूप में हमारे सामने उपस्थित हो जाएंगे, छात्रों के सामने उपस्थित हो जाएंगे और वो अच्छे से उसको समझ पाएगा। नेक्स्ट है शोध कार्य में सहायक। शोध कार्य यानी कि रिसर्च में। रिसर्च में बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो पहले बहुत ही समय लगा के और श्रम लगा के वो काम किए जाते थे, जिसमें श्रम, धन और पैसा, समय और श्रम तीनों की बहुत ज़्यादा लगते थे। आज बहुत सारे काम ऐसे हैं शोध कार्य के जो बहुत ही जल्दी हो जाते हैं, कम पैसों में हो जाते हैं, कम श्रम में हो जाते हैं और कम समय लगता है। जैसे शोध कार्य के कुछ कार्य ऐसे हैं जैसे डाटा एनालिसिस है, रिलेटेड लिटरेचर इकट्ठा करना है। पहले रिलेटेड लिटरेचर इकट्ठा करने के लिए जगह जगह लाइब्रेरी जाना पड़ता था, लिखना पड़ता था, उसके बाद उसको कंपाइल करना पड़ता था। उसमें महीनों लग जाते थे, कभी कभी सालों भी लग जाते थे, पैसा भी लग जाता था, जगह जगह जाने में समय भी व्यर्थ होता था और श्रम भी लग जाता था। लेकिन धीमे धीमे फ़ोटोकॉपी मशीन आई, उसके बाद इंटरनेट आ गया जिसमें आप अपने वेरिएबल को डालेंगे और उसके देश विदेश में होने वाले हजारों जो उस पर काम हुआ है, उस टॉपिक पे, उस वेरिएबल पे, वो आपके सामने आ जाएंगे। और जो वो सालों का काम होता है वो कुछ ही देर में संपन्न हो जाता है। इसके बाद डेटा एकत्र करना है, डेटा एनालिसिस करना है, ये सारे काम भी अब कंप्यूटर पे आते हैं। जो पहले मैनुअल होता था, हाथ से होता था, कैलकुलेटर पे होता था, आज वो डाटा अगर आप कंप्यूटर पर डाल देंगे तो सारा एनालिसिस निकल के सामने आ जाता है। अगला आता है
शैक्षिक प्रबंध में बहुत ही सहायक है एजुकेशन टेक्नोलॉजी। शैक्षिक प्रबंध जिसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें एडमिशन, एग्ज़ाम लेना, रिजल्ट, डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शैक्षिक प्रबंध का एक हिस्सा हैं। आज एडमिशन के फॉर्म भरना, काउंसलिंग होना, उसके बाद एडमिशन कॉलेज में होना, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, एग्ज़ाम देना, रिजल्ट आना, ये सारे काम आसानी से कंप्यूटर बेस्ड या एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से संभव है। इसके साथ साथ सीसी कैमरा, माइक, ये सब एक प्रिंसिपल के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व हुए हैं। वो अपने रूम में बैठे बैठे पूरे महाविद्यालय पे, पूरे विद्यालय पर नज़र रख सकता है, अपने माइक से इन्फॉर्म कर सकता है, कोई नोटिस देना हो वो दे सकता है और डिसिप्लिन उसके प्रबंधन में आसानी होती है। फिर है प्रभावी शिक्षक के ज्ञान एवं कौशल को कहीं का कहीं पहुंचाना, कहीं भी पहुंचा देना। पहले जो विद्वानों का ज्ञान था वो केवल किताबों तक ही सीमित था। आज उस ज्ञान को इंटरनेट पे डालकर पूरे विश्व में वो ज्ञान, उस विद्वान का ज्ञान आसानी से हर किसी के पहुंच में है। हर कोई उस विद्वान का ज्ञान समेट सकता है, ले सकता है, उससे लाभान्वित हो सकता है। फिर शिक्षकों के ज्ञान, क्षमताओं एवं योग्यताओं में वृद्धि करना। कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से शिक्षक अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है, अपनी क्षमताओं की वृद्धि कर सकता है और अपनी योग्यताओं की वृद्धि करके और अधिक से अधिक ज्ञान बच्चों तक पहुंचा सकता है। नेक्स्ट आता है उचित मूल्यांकन प्रविधियों का विकास करना। उचित मूल्यांकन प्रविधि जो पहले केवल मैनुअल होती थी, वो अब अलग अलग तरह से होके और बच्चे उससे लाभान्वित हो रहे हैं। अलग तरह से मूल्यांकन किया जा रहा है। वो मूल्यांकन सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो सकता है और दूसरे के माध्यम से इवैल्यूएशन भी हो सकता है। माइक्रो टीचिंग में, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन वगैरह में बच्चे अपना इवैल्यूएशन स्वयं कर सकते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में सहायक है। आज नवीनतम यंत्रों और विधियों के द्वारा आईसीटी ने शिक्षा के माध्यम से ज्ञान आधारित समाज के निर्माण में सहायता दी है। आज पूरे समाज में हर व्यक्ति तकनीकी के किसी न किसी पक्ष से जुड़ा हुआ है और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। छात्रों के व्यक्तिगत विकास में, चाहे वो छात्रों का व्यक्तिगत विकास में ज्ञान, उनकी समझ, उनका कौशल, रुचि, अभिव्यक्ति, ये सारे आसानी से आईसीटी के माध्यम से छात्र उससे लाभ ले सकता है। परामर्श देने में सहायक है। गाइडेंस देने में एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही सहायक है। हम पहले परेशानी होने पर, डिस्टर्ब होने पर, किसी तनाव होने पर परामर्शदाता के पास जाते हैं। उनके पास जाके उनसे मिलते हैं और उससे बहुत समय वेस्ट होता है। इसके अलावा कभी कभी परामर्शदाता होता है वो बहुत व्यस्त होता है और वो सही परामर्श या काउंसलिंग बच्चे की नहीं कर पाता। तो इसी कारण से बहुत ही डिप्रेशन है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि लोग आने जाने में, परामर्शदाता तक पहुंचने में बहुत ही संकोच का अनुभव करते हैं। उनके पास पैसे नहीं होते और समय भी नहीं होता है। तो ऐसे समय में जब आज समाज में बहुत ही तनाव है, डिप्रेशन है, तो चाहे वो व्यक्तिगत हो, व्यावसायिक हो या किसी भी तरह का हो, शैक्षिक हो, हर तरह के तनाव को दूर करने में परामर्शदाता हमें ऑनलाइन उपलब्ध है। ऑनलाइन हर तरह के परामर्शदाता से संपर्क करके हम अपने
बात उस तक कह सकते हैं, उससे व्यक्तिगत परामर्श ले सकते हैं और अपनी परेशानियों को हम दूर कर सकते हैं, अपने तनाव को दूर कर सकते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। एजुकेशन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज शिक्षण के अधिगम में परिवर्तन हुआ है। आज शिक्षण में अधिगम में सक्रिय भागीदारिता है, छात्र की और शिक्षक की, दोनों की, जिससे कि शिक्षण जो है वो रोचक हो गया है और शिक्षक की भूमिका केवल ज्ञान प्रदान करने की ही नहीं है, वरन छात्र भी अधिगम में सहयोग की भूमिका अदा करने लगा है, जिससे कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है, वो बहुत ही उच्च स्तर का हो गया है, उसमें परिवर्तन हुआ है। फिर टीचर एजुकेशन में सहायक है। टीचर ट्रेनिंग में भी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। शिक्षक के बहुआयामी दायित्वों के निर्वाह के लिए चुनौतियों को स्वीकार करने में यह शिक्षक की सहायता करती है। माइक्रो टीचिंग प्रक्रिया में, माइक्रो टीचिंग प्रोसेस में शिक्षण कौशलों के विकास में इसका प्रयोग किया जा सकता है और आधुनिक समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रभावी शिक्षकों के विकास में यह अत्यंत उपयोगी है। तो ये थे कुछ शिक्षण या हमारे समाज में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के योगदान, कुछ महत्व, आवश्यकताएं। इतनी आवश्यकताएं महत्व होने के साथ साथ कुछ कमियां भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं जो सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी की देखने में दृष्टिगोचर हो रही हैं। जैसे अधिकांश विद्यालयों में सूचना और संप्रेषण तकनीकी के उपकरण उपलब्ध नहीं हो पाते, क्योंकि इसमें खरीद में, रखरखाव में, सब में खर्चे के लिए पैसा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। इसके साथ साथ इसका प्रयोग करने में जो दक्ष शिक्षक होने चाहिए, प्राचार्य होने चाहिए, व्यक्ति होने चाहिए, वो विद्यालयों में उपलब्ध नहीं है। धीमे धीमे इसका प्रशिक्षण बढ़ रहा है और शिक्षक इसकी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इसका प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षकों में ये भय व्याप्त रहता है कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यदि टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे तो उनका अपना महत्व कम हो जाएगा। उन्हें लगता है कि यदि बच्चे एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगेंगे तो उनकी भूमिका यानी कि शिक्षक की भूमिका नहीं के बराबर रह जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। जो आमने सामने का शिक्षण होता है, जो संवेदनात्मक शिक्षण होता है, वो शिक्षण एजुकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं दिया जा सकता। वो शिक्षक अलग होता है। जो भाव संवेद शिक्षक और छात्रों में आमने सामने रह के जोड़ते हैं, वो किसी भी परिस्थिति में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से नहीं जुड़ पाएंगे। शिक्षक का स्वामित्व, जो भूमिका है, वो खतरे में नहीं पड़ पाएगी। इसके अलावा कहीं कहीं पर जो प्रबंध तंत्र है वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के लिए या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए बहुत ही निरुत्साहित है। वो उसको आगे बढ़ने के लिए अपने शिक्षकों को प्रोत्साहित नहीं करता, जिससे भी एक सीमा है ये आईसीटी की कि लोग प्रबंध तंत्र जो है वो इसका प्रयोग नहीं करना चाहता। इसके अलावा कभी कभी ऐसा होता है कि अनुकूल परिस्थितियां महाविद्यालय में, क्योंकि भारत एक गरीब देश कहा जाता है और जो अधिकतर विद्यालय हैं उसमें इतनी सुविधाएं नहीं हैं कि इसका प्रयोग किया जा सके। पाठ्यक्रम,
परीक्षा पद्धति, मूल्यांकन पद्धति, इसका प्रयोग अनुकूल नहीं हो पाता। तो ये कुछ परेशानियां हैं, लेकिन ये परेशानियां ऐसी नहीं हैं जिसको हम दूर ना कर सकें। इसके लाभ बहुत अधिक हैं, इसलिए इसका प्रयोग अधिक से अधिक शिक्षा में करना चाहिए। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए, जिससे कि हमारी शिक्षा प्रभावशाली बन सके। धन्यवाद।